Hello everyone, again welcome back in my channel and today I will discuss about Advanced Excel. Advanced Excel की वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर में या एजुकेशंस में एडवांस एक्सेल को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से डेटा को एनालिसिस करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं वो बारीकियाँ जो हम एक एडवांस लेवल के जो फॉर्मूले होते हैं जो हमें उनको यूज़ करना चाहिए और जिन फ़ॉर्मूले की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उनको किस तरीके से डेटा पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये भी मैं आज इसी वीडियो में चीज़ें डिस्कस करूँ। और किन फ़ॉर्मूलों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उन फ़ॉर्मूलों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे कोई भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड या डेटा को किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द फ़ॉर्मूले वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन जैसे सडन उनसे कोई सडनली कोई क्वेश्चन किया जाता है कि आपको इस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है, तो कहीं न कहीं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि इस सिचुएशन में हम किस तरह के फ़ॉर्मूले को यूज़ करें। मैं देखता हूँ ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बेसिक फ़ॉर्मूले जो होते हैं उनको एक सीक्वेंस में लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस में लर्न करने से काम नहीं चलता है क्योंकि एक्सेल के अंदर हमें काफ़ी फ़ंक्शनों का या काफ़ी फ़ॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन बनाना होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। मैं ये भी देखता हूँ ज़्यादातर जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं या जो एक्सेल से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो उनका जो थॉट लेवल होता है वो जल्दी से बिल्ड अप नहीं होता। सडनली जैसे ही कोई एक क्वेरी की जाए, तो वहाँ उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको ये मेमोराइज़ नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह के फ़ॉर्मूले यूज़ करें। तो वो आज मैं बेस्ट फ़ॉर्मूले आपके लिए एक्सेल में निकाल के लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल्स या काफ़ी सारे उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे इसी तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फ़ॉर्मूले मैं बार-बार लेकर आ रहा हूँ ये उनको मिलते रहें और आगे भी ऐसे ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ ये क्या होते हैं? सम इफेस या काउंट इफेस या एवरेज इफेस का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और किन सिचुएशन में किया जाता है? और डी सम या डी काउंट या डी काउंट ए या डी एवरेज इनका क्या इस्तेमाल है? ये सारी चीज़ें आज हम इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ टैक्स फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, मान लीजिए जो मेरे पास डेटा है मैं इसमें से यहाँ से अभी फ़िल्टर्स को हटा देता हूँ। तो मेरे पास जो डेटा है वो ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट है और सब टोटल है। क्वेश्चन को समझिएगा जब भी कि आपको कहना है कि सर मुझे सब टोटल करना है, उनका ही सब टोटल कीजिएगा जिनका प्राइस या जिनका टोटल 10,000 से अबव है। तो आप यहाँ बड़े आराम से यहाँ पे सम इफ लगा दोगे। जब एक ही कंडीशंस हमें पास करनी हो, तो हम सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पास करने हो, तब हम सम इफ एस का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आपको ये एक बच्चों एक रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एक सीरीज़ में काम कर रहे हो, तो इस रेंज को आप F4 की मदद से फ्रीज़ भी कर सकते हो। देन फिर डिमांड होती है कि आपको इसमें करना क्या है, तो क्राइटेरिया सडनली ये डिमांड कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे ग्रेटर देन हो, कितना ग्रेटर देन हो? 10,000 से ज़्यादा हो, उन्हीं का आपको यहाँ पर टोटल करना है। ध्यान रहे जिनका सब टोटल 10,000 से ज़्यादा हो, उन्हीं का हमें टोटल करना है। तो आप यहाँ से एंटर करें और एंटर करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास 15 ये आपका लाइक 1,56,000 समथिंग का हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि अगर ये चीज़ हम जो सम है, सम इफ एस में अगर करते हैं तो क्या होगा? सम इफ एस में क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यही अप्लाई करना है कि जो सब टोटल हो वो 10,000 होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सम लेंगे, ध्यान रहे। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सम में सबसे पहले एक रेंज आएगी जिस पे आप सम करोगे। अब आपको यहाँ पर इसी पर क्राइटेरिया अगर लगाएँगे आप, तो आप देखोगे कि सर ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन हमने कितना किया यहाँ से 10,000 और आपने इसको बंद कर दिया। आप कह रहे हैं तो ये हमसे कहेगा
कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत ही फ्यू आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया की रेंज कहा जा रहा है कि सडनली आप यहाँ पर उस रेंज पर जो यहाँ गिवन है उस पर ये क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये बड़ी समझने की बात है। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसको रहने दो ऐसे ही, फिर दोबारा से आप एक और रेंज ले लो और इस पर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर दो कि सर ग्रेटर देन हो कितना हमारा 10,000 और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दें बच्चों। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इसे यहाँ से करते हो तो सर वही वैल्यू हमारी सम इफ एस ने भी निकाल दी। तो सम इफ एस को पहला जो है वो ऐसी रेंज चाहिए जिस पर हमें यहाँ पर सम करना है। देन फिर हम यहाँ से कॉमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि सर अब क्या चाहिए। अब हमें चाहिए कि ऑर्डर डेट जो है वो 2 से ज्यादा हो और 8 से कम हो, इसी के बीच का मुझे, या 7 से कम हो। तो मैं यहाँ पर फिर से एक रेंज लूंगा, ध्यान रहे, पहले रेंज देन फिर उसके ऊपर क्राइटेरिया। ये आप अप टू 127 127 तरह के क्राइटेरिया लगा सकते हो इसमें। इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है। नाउ आप इसे यहाँ से कॉमा करें बच्चों, और पहला क्राइटेरिया के अलावा सर मुझे ग्रेटर चाहिए 2 से ज़्यादा। तो ठीक है सर, यहाँ पे इसमें हमने एक रेंज प्रोवाइड कर दी और यहाँ पर फिर से हम डबल इन्वर्टेड कोड और यहाँ से हम कहेंगे ग्रेटर, और किससे सर 02 से और 05 से और 2011 से हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। पहला तो एक ये हो गया कि भाई इसी रेंज में यहाँ पर 2/5 सन 2011 से ज़्यादा का डेटा चाहिए। फिर सर हमें लेस देन भी लगाना है कि 7 से कम चाहिए, तो कॉमा और यही रेंज आप यहाँ पर लोगे और इस रेंज में आपको लेस देन करना है बच्चों, ध्यान से देख लेना। कॉमा लगा के आपको क्या करना है, लेस देन करना है, और वो जो लेस देन है वो आपका है 07 और 05 और आपका 2011, ये आपको रखना है। ध्यान रहे, ये क्राइटेरिया ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि इस से इसके बीच में, तो यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि एंड लगा ले। एंड अगर आप लगाओगे तो वो आपको ट्रू या फॉल्स देगा, और भी फर्दर कोई चीजें हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक अपना एक अभी एक सडनली एक थॉट प्रोसेस आया है जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो इससे होगा क्या कि आपका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो कि सर क्या वाकई में ठीक आया है। तो 2 से ज्यादा कितना होता है, 3। तो 1 से यहाँ से 3 से लेकर 6 तक का डेटा देख लो, और आपके सामने यहाँ पर आपको सॉरी 1 मिनट, यहाँ कितना-कितना किया है मैंने, ग्रेटर देन आपका 25 और लेस देन 7, तो 3 से लेकर 6 तक का डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 और यहाँ पर आपका 6 तक का डेटा आ गया। बस इसमें से 4 9 हटा देना। चलो मैं कंट्रोल के साथ आपको बता देता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हो, सबसे नीचे चेक कर लो बच्चों कि आपका बिल्कुल वही रिजल्ट इसमें आ रहा है। एडवांस एक्सेल की आज सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं इस प्रॉपर वीडियो में बता दूंगा आपको, और बस आपको ठीक से समझ लेनी है। देन जैसे आप इसे करोगे तो आप देख सकते हो कि सर हमारा ये आ गया। ये तो हुआ एक क्राइटेरिया। अब सेकंड क्राइटेरिया इसमें क्या हुआ कि सर अब हमें ये करना है कि केवल 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में, मतलब 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। इसमें साथ के साथ जो प्रोडक्ट है, वो मुझे कंप्यूटर में ही देखना था, और सब टोटल मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जिसकी 10,000 से ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ से फिर एक रेंज प्रोवाइड करोगे। रेंज प्रोवाइड करने के जस्ट बाद में बच्चों आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, और इस कॉमा में यहाँ पर आपको भर देना है कंप्यूटर। एक ध्यान से देखिए, फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, फॉर्मूला ठीक है, बस आपको इसको समझना है। जैसे मैंने इसे एंटर किया तो देख सकते हो कि अब भी वही आएगा, क्योंकि हमने जो है कंप्यूटर ही पहले सिलेक्ट किया था। माउस वाला तो हमारा इसमें से पहले से ही हट गया हुआ है, क्योंकि वो हमारा एक्सलेक्ट हो। तो इस तरीके से आप और भी कोई क्राइटेरिया अगर बनता है तो वो आप आसानी से बना सकते हो। आप वीडियो को पॉज़ करके इस चीज़ को ध्यान से अपने कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकली कर देख लेना। नाउ अब फिर बात आती है सर सेम क्राइटेरिया।
यहाँ पर अब हम आते हैं काउंट पे। तो काउंट क्या कहता है कि इफ काउंट इफ में हमें क्या है कि सडनली भाई कोई भी चीज काउंट कर लो आप कि सर इसी में आप हमें काउंट करके बता दीजिए कि जो हम यहाँ पर जिसका अमाउंट ग्रेटर हो, इससे आपका 10,000 से जिसका अमाउंट ग्रेटर हो, वो हमें यहाँ पर आप बता दीजिए। तो ये आपको बता देगा। कितने रिकॉर्ड हैं सर? 6 रिकॉर्ड हैं इसमें पूरे में, जिनका अमाउंट आपका 10,000 से ज्यादा है। तो वैसे टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, तो जो 2 रिकॉर्ड हैं वो आपके, एक तो ये है और दूसरा एक आपका यहाँ पर ये रिकॉर्ड है। एक ये दिस वन है और एक ये है। ये 2 रिकॉर्ड हम एक्सक्लूड करके इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर काउंट इफ आ गया है। काउंट इफ को आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ अगर हम यही करते हैं कि सर अब हमें ये जो रिजल्ट निकाला है सम इफ का, सेम इसी क्राइटेरिया को यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? काउंट इफ एस और काउंट इफ एस में फिर से आपको, अच्छा यहाँ पे सम की रेंज नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से सम नहीं करना हमें, क्योंकि काउंट तो किसी पे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्राइटेरिया की रेंज आती है। जरा ध्यान से देखना, सम इफ में पहले रेंज आ रही थी सम करने की, यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो डायरेक्टली क्राइटेरिया की रेंज पहले आ रही है, देन कॉमा। अब इस पर आप लगा दें कि सर ग्रेटर देन हमें कर दीजिए, इससे हो 10,000 से वो ग्रेटर देन। तो 10,000 से जो ग्रेटर देन रेंज है उसको ये काउंट करेगा। ये बता तो देगा आपको, जैसे सम ने तो किया नहीं था ऐसा। तो काउंट इफ एस एक रेंज में भी चल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक दूसरी रेंज बनानी है, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो ऑर्डर डेट है, ये वाली जो ऑर्डर डेट, ये हमारी ग्रेटर देन हो। किससे ग्रेटर देन हो सर? 02, 05 और 2011 से ये हमारी ग्रेटर हो। देन दूसरी रेंज हमारी फिर से इसी को लेंगे हम, और यही जो रेंज है हमारी, ये जो रेंज है हमने जो यहाँ पे मेंशन की है, दिस वन लेस देन इक्वल, किससे लेस देन इक्वल हो? ये आपकी लेस देन इक्वल हो 0 एंड 7 और -5 और 2023। तो इससे ये आपकी लेस देन हो। तो ये क्या करेगा? अब इसमें मुझे बता देगा कि सर हमारी क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमने यहाँ पे 11 करना था। अगर क्राइटेरिया आपका गड़बड़ हो जाता है तो ये कुछ आपको करने नहीं देगा। अब 7-5 था, चलिए चेक कर लेते हैं कि सर पहले काउंट करना था दिस वन, फिर रेंज ये आ गई 05 से सन 2011। फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर से ये एक और रेंज आ गई हमारी। इसमें हमें करना था बच्चों ग्रेटर देन और इसमें करना था हमें लेस देन। ये छोटा सा बस एक डिफरेंस इसमें था। तो जैसे हमने कहा, तो सर अब कितने रिकॉर्ड आए? 3 रिकॉर्ड काउंट करके आए। जो हमने ये सम किया था ना बच्चों, ये 3 का ही काउंट हुआ था, क्योंकि हमने किससे कर रहे थे सर? 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 4 रिकॉर्ड थे, लेकिन एक की वैल्यू 10,000 से कम थी, तो उसको इसने काउंट। तो बिल्कुल ठीक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है। आज के फंक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना कि इंटरव्यू में तो ये जरूर पूछ लिए जाते हैं। नाउ फिर हम इसमें आगे बात करते हैं सर एवरेज इफ। अब मुझे इन्हीं का जो है सब टोटल का एवरेज निकालना है जो 10,000 से ऊपर है। तो मैं यहाँ पर एवरेज इफ, ध्यान रहे एवरेज इफ वगैरह जो ये होते हैं ये एक सिंगल पे लगते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है रेंज का, और यहीं पे हम पास कर रहे हैं कि सर ग्रेटर देन इससे हो, जो 10,000 से हो उसका हमें आप एवरेज बता दीजिए। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर मैंने एवरेज इफ को यहाँ से निकाल लिया है। तो एवरेज इफ जो 10,000 से ज्यादा है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ गए। फिर उसके जस्ट बाद में हम क्या करते हैं सर? एवरेज इफ एस। अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज इफ निकालना है तो आपको क्या करना है? तो आप यहां से करोगे एवरेज इफ एस। तो एवरेज इफ एस पर आप आओगे, देन एवरेज इफ एस पे सबसे पहला क्राइटेरिया तो आप इसी पर लगा दीजिए जो आपकी एवरेज रेंज है। सर कोमा हमने किया, यहाँ से दिस वन डबल इन्वर्टेड कोड किया, ग्रेटर देन हमने यहाँ से किया, और यहाँ पे हमने बता दिया सर 10,000 से वो, ये एक क्राइटेरिया होगा। कोमा दूसरा क्राइटेरिया सर वो कंप्यूटर वाले ही हों, तो हमने यहाँ से कोमा फिर से लगा दिया,
और हमने कहा कि वो क्या हो, केवल कंप्यूटर। तो अभी मैंने 2 क्राइटेरिया रखे हैं कि एक तो वो 10,000 से ज़्यादा हो और दूसरा वो प्रोडक्ट कंप्यूटर वाले ही हों, तो उसका मुझे यहाँ पर आप एवरेज निकाल के बताइए। अब ये क्या कर कह रहा है यहाँ पर, आपने ये सारा कुछ कर लिया, तो कंप्यूटर हमने यहाँ पे रखा, कंप्यूटर की मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है, चलिए करते हैं। इसको एक बार इस तरीके से भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि जो एवरेज इफेस है, तो एवरेज इफेस कहीं न कहीं सम की तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले जो रेंज हम दे रहे हैं, क्योंकि इसने साफ-साफ बोल दिया था कि मुझे एवरेज की रेंज की रिक्वायरमेंट है, तो हम इससे पहले एक यहाँ पर एक रेंज दे देते हैं कि भई ये रेंज है, इस क्राइटेरिया इसी रेंज पर एक क्राइटेरिया लगा दो 10,000 का, फिर एक अगली रेंज दे दो जिसमें हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर का लगा दिया। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि सर ठीक है ये। इसमें आप ऑर्डर डेट भी पास कर सकते हो कि सर अगर हमें इसमें ऑर्डर डेट भी पास करनी है, तो हम किस तरीके से करें। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉमा एक और लगा दीजिए और कॉमा लगाने के बाद फिर से आप यहाँ से एक रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाली। इस रेंज को सिलेक्ट करने के जस्ट बाद में आप यहाँ पे दोबारा आओगे और कॉमा लगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे कि जो ये रेंज है, इसमें हमें फिर से वही क्राइटेरिया लगाना, ग्रेटर देन 02-05 और 2011। ये 2011 यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो पहला तो एक ये हो गया, देन कोमा, फिर हम सोचेंगे इसी रेंज पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कोमा लगा देंगे और फिर हम यहाँ से करेंगे कि लेस देन हो 07-05 2011। तो ये हमने यहाँ से एक और क्राइटेरिया लगाया। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, समझने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और प्रैक्टिस करने से ये ज्यादा मेमोराइज होती हैं। नहीं तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस आती है कि समवन वांट टू आस्क रिलेटेड टू दिस फंक्शंस, तो वहां पर हम सोच नहीं पाते कि यहाँ पर वो क्या क्वेरी कर रहा है और इस सिचुएशन में हमें किन क्वेश्चनों का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको ये करना होगा, जैसे मैं ये अपने लाइफ में डे टू डे इन एक्टिविटीज को करता रहता हूँ, तो मेरा इस पे काफी अच्छा एक्सपर्टाइजेशन है। जो भी चीजें मेरे चैनल में आ रही हैं वो आप लोग देख भी रहे होंगे कि उनमें एक अलग तरह का एक्सपर्टाइजेशन आता है। बस इनको थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकली साउंड करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। नाउ इसको हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो सर, एवरेज इफ में इसका एवरेज निकाल दिया गया। अगर आप देखो तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। सारे फॉर्मूले 6 के 6 हमने अच्छे से कर लिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि अब यहाँ पे हम डेटाबेस के फंक्शंस बनाते हैं। यही काम हम डेटाबेस फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, तो उसको फ़ॉर्मूले में लगाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। देखना कितना बड़ा फ़ॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 10 क्राइटेरिया लगा दो या 50 क्राइटेरिया लगा दो, तो आपके फ़ॉर्मूले में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी कि सर कहीं पे कॉमा लगना भूल गया या हम इस तरीके से, तो उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं। बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसको एक सिंपल तरीके से ना कर लें, कि पहले हम अपना क्राइटेरिया लिख दें कि ऑर्डर डेट ग्रेटर देन दिस वन हो एंड ऑर्डर डेट लेस देन दिस वन हो। तो ये क्राइटेरिया ये हो गया, मेरी 2 अलग-अलग है। फिर प्रोडक्ट नेम कंप्यूटर हो और सब टोटल 10,000 हो, तो जो हम फॉर्मूले के इनसाइड में लिख रहे थे, उसको हम बाहर लिख देते हैं और जो हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा और उसको हम फॉर्मूले के इनसाइड में यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से करते हैं डीसम। डीसम करने पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पूरी रेंज देनी होती है। डीसम क्या करता है कि जो आपके क्राइटेरिया के जो कॉलम होते हैं, उनको मैच करता है यहाँ पर। देन आप इसे कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद 1, 2, 3 टोटल किसका करना है भाई? सेकंड, थर्ड का करना है, तो थर्ड कॉलम आपको यहाँ पे पास करना है। थर्ड कॉलम पास करने के जस्ट बाद में आप यहाँ से क्या करोगे कि सर हम यहाँ पे आप क्राइटेरिया देंगे, तो क्राइटेरिया बच्चों 3 का देना है, 2 वो आप पे मर्ज़ी है। मैंने सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी दे दिया। तो अब होना क्या है कि जो आंसर हमारा सम इफ एस से आया है, वही आंसर हमारा डी सम से आना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल बच्चों ठीक आया है। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी प्रॉब्लम कर दी ना ये कॉलम-वॉलम में, तो ये कुछ गड़बड़ करने लगता है, ये देखना। प्रोडक्ट
ऐसे कर दिया, क्योंकि इसको वही कॉलम मैच करने होते हैं जो यहाँ पर आपके मेंशन है। तो इसलिए ये आपको बात ध्यान इसमें रखनी है। डी काउंट, डी काउंट क्या होता है? काउंट केवल क्या करेगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। तो आप डी काउंट केवल न्यूमेरिक वैल्यू पे लगा सकते हो। अगर आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों काउंट करनी है तो फिर ये आपका डी काउंट ए आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर हमने डी काउंट यहाँ पे किया और हम इस पे डी काउंट पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि सर ठीक है, हम यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा। अगर मैं इस पे काउंट करना चाहूँ कि खाली मुझे बस आप ये बता दीजिए इस डेटाबेस में, सॉरी, पहले मुझे पूरी डेटाबेस की रेंज देनी है और कॉमा आप लगा दीजिए कि सर इसके सेकंड कॉलम में, और यहाँ से मुझे क्या काउंट करना है, कंप्यूटर। तो हमने इसको एंटर किया तो इसने आपको एरर दे दी। क्यों? क्योंकि डी काउंट काउंट ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो आप यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। सर अगर यहाँ से काउंट करना चाहें तो कॉलम नंबर आप यहाँ से 3 कर दीजिए और यहाँ पर जस्ट जाने के बाद आप इसमें बड़े आसानी से यहाँ से जो चीज़ें आपने करी है कि सर ये जो हमारी लाइक रेंज है, हम इसमें ये जो रेंज है, इसमें हम यहाँ से या क्राइटेरिया आप दे दीजिए, खाली क्राइटेरिया जो देना है थर्ड वाले कॉलम में आपको बस काउंट करना है यहाँ से। अब ये सारी चीजें आपने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले में वो जब भी काउंट की काउंट तो हमें थर्ड को करना है ना। काउंटिंग जो है न्यूमेरिक क्राइटेरिया ये सारे हो सकते हैं कि भाई ठीक है, बता दो कि जो इसमें 10,000 से ऊपर कंप्यूटर ये हो और डेट इससे कम हो, 3 रिकॉर्ड ही निकल के हमारे सामने आए। तो यहाँ पे आपको डी काउंट ए में कुछ समझ में आ जाएगा कि डी काउंट ए अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। कि अगर आप यहाँ आते हो और डी काउंट यहाँ से बच्चों डी काउंट ए का इस्तेमाल आप यहाँ से अगर करते हो और आप यहाँ पर सेम क्राइटेरिया देना चाहते हो कि सर डेटाबेस हमने ये रेंज दे दी है और इस पर हम कॉमा यहाँ से लगाते हैं, फील्ड नंबर 2 है और सर हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि ठीक है, फील्ड नंबर 2 पे ये सब क्राइटेरिया हमने लगा दिए और हम चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो फील्ड नंबर 2 पे भी इसने देखो काउंट कर लिया, एरर नहीं दी, जबकि वहां पे एरर दे दी क्योंकि वो जो है डी का, अगर मैं इसको डी काउंट कर दूं ना, खाली ए को हटा दूं, देखो अब जरा जीरो आ गया। क्यों आया जीरो? सर कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो इस वजह से आपको डी काउंट ए यूज करना होता है कि जब आप एक ऐसे कॉलम पर क्राइटेरिया लगाने जा रहे हो कि जो आपका अल्फाबेट्स में भी है। तो ये वही हो गया जैसे काउंट और काउंट ए। देन फिर होता है आपका डी एवरेज। तो डी एवरेज भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। आप यहाँ पर डी एवरेज बड़े आसानी से यूज कर सकते हो और यहाँ पर डी एवरेज को यूज करने के बाद आप यहाँ से पूरा एक डेटाबेस का क्राइटेरिया यहाँ से ले सकते हो। देन ये क्राइटेरिया जस्ट लेने के बाद आप यहाँ से कोमा लगाइए और कॉलम नंबर आप यहाँ से 3 दे सकते हो कि 3 वाले का क्राइटेरिया हमें यूज करना है। देन कोमा लगाने के जस्ट बाद में आप इसी क्राइटेरिया को दोबारा यहाँ पर दे सकते हो। तो क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा फॉर्मूला भी आपके सामने है। इस तरीके से आप यहाँ पर टी एवरेज कर सकते हो बच्चों। बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों। बेस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये फॉर्मूले हैं जो कि इंटरव्यू और जॉब्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये हैं जो मैं एक ही वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह के डेटा पे अच्छे से करके देख लोगे। देन फिर बात करते हैं इसमें फाइनेंशियल फंक्शंस। बच्चों ज्यादातर मैं वीडियो में बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि जाकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। जो पॉइंट्स बिल्कुल हैं, जो हमारे जिस पॉइंट के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है अपनी नॉलेज को एनहांस करना, मैं उन्हीं बातों पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ। लेकिन मैं थोड़े सा लाइक बीच में जैसे कुछ लाइक ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करता हूँ या एक तरीके से कहीं न कहीं एनरोल हूँ, तो मैं थोड़ा इसको हैप्पी गो लकी वाला सीन रखता हूँ अपनी क्लासेस में या अपने ट्रेनिंग्स में। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा कंटेंट्स में ज़्यादा फ़ोकस रखना है ताकि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स डिलीवर कर सकूँ।
फिर बात आती है बच्चों फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, ड्यूरेशंस है, देन अमाउंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% और आप 48 यहाँ पर मंथ है, जब मैं सपोज़ करो इसको ईयर कर देता हूँ, तो मैंने कहा 4 ईयर है ये। क्या है? 4 ईयर या फिर आप चाहो तो 48 मंथ, ये मर्ज़ी आपकी है। यहाँ से हम लिख सकते हैं मंथ, ये मंथ्स आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि अगर मुझे इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो वो किस तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी निकाली जाएगी? तो यहाँ से हम करेंगे पीएमटी। पीएमटी फंक्शन होता है मंथली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हमें रेट दिया है। तो रेट क्या होता है? ये आपका मंथली हम इसको लगाते हैं, तो मंथली रेट लगाने के लिए आपको डिवाइड बाय कितना करना होता है? 12। तो 12 से आप इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे, ध्यान रखना इस बात को। देन फिर बात आती है कि सर ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपने ये ले ली है, द नंबर पर ईयर। नंबर पर ईयर कितना है आपका? 48 मंथ्स है, मतलब 48 महीने। आपका अगर ये ईयर में है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 इसमें करना है। नाउ फिर बात आती है फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू क्या है आपका? 0 है अभी, जो हमें पता नहीं है। देन फिर हमारे पास आता है इसमें कि टाइप। टाइप जो है हम वो भी अभी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मैंने नहीं ली एंड मैं एक बार स्टार्टिंग से कर लेता हूँ। ये मेरा हुआ नंबर पर ईयर, पहले रेट, फिर नंबर पर ईयर मेरा 48 आ गया। देन फिर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। देन फिर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू अभी कुछ है नहीं, तो मैं 0 ले लेता हूँ और फिर हमारे पास होता है 0 या फिर 1। तो अगर आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द पीरियड दे रहे हो या एंड ऑफ द मंथ दे रहे हो, तो आप 0 लोगे। अगर वो आप यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दे रहे हो, तो आप यहाँ से 1 यूज़ करोगे। ये इसमें एक प्रॉपर मेथड हमें यूज़ करना होता है। लेकिन जब आप इससे बाहर आते हो, तो ये क्या करता है, कुछ डेबिट क्रेडिट अकाउंट है प्लस माइनस का। तो आप क्या चाहते हो कि ये हमारा जो मंथली ईएमआई है, ये हमें माइनस कर, ये हमारा डिडक्ट होता है कि हमें कहीं से हमने लोन लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव में आए, तो आप यहाँ पर इससे पहले माइनस लगा देना। माइनस जैसे ही इससे बाहर आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका प्लस हो जाएगा। तो एक्सेल भी काफ़ी पावरफुल चीज़ें होती हैं, इसमें भी बहुत एडवांस में या एडवांस लेवल तक चीज़ें दी गई हैं। नाउ अब टोटल मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 5 लाख रुपए का लोन कहीं से लेता हूँ, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वल कर लिया और जितनी मैंने ईएमआई भरी थी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 48 मंथ से। मुझे पता चल जाएगा कि 6,14,000 समथिंग मुझे ये पे करने होंगे अगर मैं इतना लोन ले 5 लाख रुपए। तो मेरी पॉकेट से कितना इंटरेस्ट जाएगा? तो मैं 6 लाख रुपए को माइनस कर देता हूँ किससे? 5 लाख रुपीज़ से। तो आपका 1,14,000 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो 1,14,000 रुपए मुझे 4 सालों में इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे अगर मैं इतना यहाँ पर लोन लेता हूँ। तो ये हमारी फंक्शनैलिटी आ गई है पीएमटी फंक्शंस। देन पीएमटी फंक्शंस के जस्ट बाद में हमारे पास आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे यहाँ से कि सर हमने यहाँ पर पीवी ले लिया। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कि किसी भी चीज़ का मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जबकि मेरे पास पीएमटी है। अभी मैं 10 या मैं कहूँ कि 12,000 समथिंग मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो मुझे तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये मुझे निकालना है। या मैं ये कहूँ कि 12,000 रुपए समथिंग मैं पे कर रहा हूँ मंथली और मैं 4 सालों तक पे करूँगा, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? सबसे पहले आपको लेना है इसमें रेट। तो रेट को क्या करना है, डिवाइड बाय 12 करना है ताकि वो मंथली कैलकुलेट किया जा सके। देन फिर पीएमटी करना है। पीएमटी क्या है आपका? ये जो 12,850 है, इसी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या मैनुअल भी लिख सकते हो यहाँ। देन पीएमटी को फिल करने के सॉरी नंबर पर ये बताता है, उसी को फॉलो करना है। सॉरी अपनी सीक्वेंस नहीं लगानी, नंबर पर ईयर हमारा ये है। देन फिर ये बोल रहा है कि पीएमटी आपको यहाँ पे करना है। पीएमटी आपका ये रहा, इसको आपको यहाँ पर यूज़। देन फ्यूचर वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, वो हम अभी 0 कर देते हैं और इसको भी हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ही यहाँ से कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एक प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकाल के देगा।
लेकिन अगेन ये माइनस में आता है, तो इसको भी आप यहाँ पर जो हमारा पीएमटी है माइनस में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों बहुत ही बेस्ट फॉर्मूले चल रहे हैं आपके। नाउ सर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्या है पीएमटी पता है, लेकिन अगर मैं इतनी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ और तो मेरा फ्यूचर मनी क्या होगी इस अमाउंट की 12,850, ठीक है? तो 12,850 की जो फ्यूचर मनी है जो मैं यहाँ पर समथिंग कहीं मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे रेट लें। रेट आपका बच्चों यहाँ पर 11 समथिंग जिसको आप डिवाइड बाय 12 करोगे, कोमा लगा के नंबर पर ईयर कितना है 48 मंथ आपका है। देन फिर आप यहाँ से पीएमटी यूज करोगे। पीएमटी अगेन आप माइनस कर ले तो अच्छी बात है, कि नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे पहले से इसको माइनस कर लेंगे। देन फिर बात आ गई पीवी प्रेजेंट वैल्यू, अगर पता है तो अच्छी बात है, ऑप्शनल है, नहीं पता तो आप जीरो भी छोड़ सकते हो। देन कॉमा लगा दीजिएगा और इसको भी हम क्या कर देते हैं एंड ऑफ द पीरियड। दैट मीन्स इसका फायदा क्या हुआ कि भाई हम 12,805 रुपए समथिंग हम एक पीएमटी पे करेंगे या मंथली इंस्टॉलमेंट हम देंगे, तो 11% का जो ब्याज है वो 48 महीने बाद मुझे वो पैसा कितना रिटर्न होगा, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ये जानने के लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। टोटल ये डिपॉजिट मेरे पॉकेट से कितना हुआ, चलो जांच ले कि 12,000 समथिंग ये जो है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 48 मंथ से, तो ये आपका क्या करेगा इस तरीके से लेकर आ जाएगा। तो मैंने जो डिपॉजिट करे वो 6,14,000 रुपए डिपॉजिट करे, लेकिन जो 6,14,000 रुपए जो मैंने डिपॉजिट करे किसी से लोन लेकर, इसमें मेरा ईएमआई था, ये मुझे लोन देना था। तो अगर ये जो मैंने लोन लिया है, इसकी जो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये लोन ना लेकर, ये जो पैसे जो हैं अगर मैं इसको कहीं पे डिपॉजिट करता, समझिए मेरी बात को, जो मैंने 5 लाख का लोन ले लिया और वो 5 लाख की जो मैं ईएमआई भर रहा हूँ, तो वो मेरी 6,14,000 रुपए गई। तब जाके वो 4 सालों में मेरा लोन वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन अगर वही मैं उतना ही अमाउंट कहीं डिपॉजिट करता, तो 6,14,000 रुपए में डिपॉजिट करता, जो मुझे 4 साल बाद कितना रिटर्न देता 7,74,000। सर कितना प्रॉफिट होता? तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा कितना प्रॉफिट आपका यहाँ पर है। तो कितना प्रॉफिट है? 1,60,000 का प्रॉफिट होता। तो आप ये देख लीजिए कि जो पैसा आप लोन पर ले रहे हो 5 लाख, क्या आप 4 सालों में उससे 1,60,000 से ज़्यादा कमा पा रहे हो? तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार इतना नहीं कमा पा रहे उस 4 सालों में, तो आप उसमें ऐसा फ्यूचर वैल्यू भी देख सकते हो। तो ये इससे हमें एक फ़ायदा नज़र आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है बच्चों आपकी, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है ये, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको इन किसी फ़ॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि एडवांस एक्सेल का मतलब ही है टू एनालाइज़ द डेटा इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या है कि कुछ टेक्स्ट पर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक कंप्यूटर डिवाइस। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विज़िबल हो। ये आपको सब चीज़ें यहाँ पर आसानी से विज़िबल हो रही हैं। चलिए, अब हमें करना क्या है इसमें? हम सबसे पहले तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक लेंथ फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर डिवाइस पे जाओगे, तो आप इसकी लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 15। स्पेस को भी काउंट ये करता है। अगर हम यहाँ से राइट की तरफ चलते हैं, तो राइट अगर हम यहाँ से करेंगे, कंप्यूटर, कोमा 5, तो ये क्या करेगा? राइट साइड से 5 कैरेक्टर आपको दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस आ गया। अगर मैं कहूँगा 6, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? आपको 6 कैरेक्टर बच्चों प्रोवाइड कर देगा। आराम से देख लो फ़ॉर्मूला। ये इसका आपका फ़ॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं।
फिर बात आती है कि लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड से आपको बता देगा सर इसमें हमें यहाँ से 5 कैरेक्टर चाहिए, तो वो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से बस मैं सही से लिख देता हूँ लेफ्ट, ये आपका यहाँ पे लेफ्ट है। तो आपको 5 कैरेक्टर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर है सर्च। तो सर्च में क्या है कि एक पर्टिकुलर आपने ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइस लिखा, फिर आपने कहा कि सर इसमें ये बता दो कि डिवाइस कौन-सी पोज़ीशन पे है। तो ये क्या करेगा? आपको बता देगा कि डिवाइस एक्चुअल में इस पूरे अ, जो हमने डेटा टाइप किया इसमें किस पोज़ीशन पे वो है। तो वो आपको पोज़ीशन यहाँ पे बता देता है। लेकिन मैंने कहीं न कहीं इसमें डिवाइस में या कहीं न कहीं मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि डिवाइस जो है फाइंड मैंने थोड़ा-सा लिटिल बिट इसको ठीक कर देता हूँ। फाइंड टेक्स्ट एक्चुअली हमें पहले लेकर आना है और विदिन किसमें इसमें हमें पहले इसको ठीक कर देना करना है, फाइंड टेक्स्ट इसमें सर्च करना। तो वो बता देगा इसमें कि डिवाइस इसमें किस डिवाइस वाला जो वर्ड है, वो हमारे इस पूरे पैटर्न में किस पोज़ीशन पे दिया हुआ है। तो ये फ़ायदा इसमें हमें यहाँ से मिल जाता है। एग्ज़ैक्ट क्या होता है? हूबहू चीज़ों को चेक करता है। कैपिटल स्मॉल में भी फ़र्क करेगा ही। हमने कहा फॉर एग्जांपल कि हेलो जो है हमारा, क्या वो हेलो के इक्वल है? तो वैसे तो आप कहोगे सर हेलो और हेलो दोनों टाइप तो हमने सेम किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हेलो जो है एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये आपको फ़ॉल्स कर देगा। तो जहाँ पे हम बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ों को चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम एग्ज़ैक्ट लेते हैं। एक होता है यूनिकोड। तो यूनिकोड क्या है कि जो आपको ये बताता है कि जो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा यहाँ पर जो कैपिटल ए यहाँ से किया, तो क्या करेगा उसको इज़िली आस्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्योंकि जो आस्काई कोड होता है 6 ए का वो 65 होता है, वो आसानी से इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देन यूनिकैर में क्या होता है कि आप यहाँ से यूनिकैर यूज़ कर सकते हो और यूनिकैर में आप यहाँ से कैपिटल ए, देन कैपिटल ए अगर आप सॉरी 65 अगर आप यहाँ पे 65 प्रोवाइड करते हो, तो ये क्या करता है इसको ईज़िली कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए और एक आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट क्या है कि एक रिप्लेसमेंट का काम करता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस है। आपने कहा कि इस कंप्यूटर डिवाइस में जो डिवाइस है, उसकी जगह आपको कंप्यूटर यहाँ पर सिस्टम करना है। तो जहाँ कहीं भी इस पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइस में डिवाइस लिखा है, वहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं? सिस्टम करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए इसने इस पर्टिकुलर चीज़ को बड़े आसान तरीके से चेंज कर दिया है। तो ये हमने इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में आज जो हमें बेस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले डिस्कस किए, वो आपके मैंने यहाँ पर बता दिए हैं बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे फ़ॉर्मूले रहे। क्योंकि इनका यूज़ किसी न किसी लेवल पे किया जाता है और बहुत कम लोगों को इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है। क्योंकि एज़ पर क्या करते हैं कि हमें जितना वर्क होता है हम उतना ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर आप एक्सेल पे कमांड करना चाहते हो, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसका एक सबसे पहले मैंने देखा है कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए हमेशा हमसे क्वेश्चंस एक टास्क प्रोवाइड की जाती है, जिसको पहले हमें समझना होता है कि वो एक्चुअल में क्या क्वेरी है। देन फिर हमें अपनी एक हिस्टोरिकल माइंड से या जो हमारे पास एक थॉट प्रोसेस होता है क्योंकि देखिए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो जो एनालाइज़ करता है, वो उसी से एनालाइज़ करता है जो हमें पता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक्सेल की और उसने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको क्लास के अंदर काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल लगेगा कि सर मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज तक मैंने टॉपिक अपनी पूरी एकेडमिक में नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल मेरे लिए ब्लैंक है। तो मैं उससे कहता हूँ कि आपकी मेमोरी धीरे-धीरे बनेगी क्योंकि आपका ब्रेन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा सब्जेक्ट कोई पढ़ाता जो आपने 5th, 6th, 7th या किसी क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आपको
आपका माइंड उस चीज को वहां उस पास्ट मेमोरी से कोरिलेट करता, देन योर ब्रेन फील मोर कंफर्ट। तो जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, वो ये है कि आपको अपनी एक न्यू मेमोरी बिल्डअप करनी पड़ रही है। तो होता है ना बच्चों, खैर ये एग्ज़ाम्पल यहाँ देना ठीक नहीं रहेगा, सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, कि भाई पहले मेरे पास डेटा है, तो मैं डेटा से एक्सेस ले रहा हूँ, डेटा से रीड कर रहा हूँ, डेटा से समझ रहा हूँ। मेरे पास डेटा ही नहीं है। सब कुछ मुझे समझ के, सोच के, देख के, गुड बैड एक्सपीरियंस से खुद ही जनरेट करना है। तो वो एक होता है कि व्हेनेवर यू लर्न द न्यू थिंग्स इन अ डेटा, सो यू हैव टू क्रिएट योर सेंस एंड योर मेमोरी टू योरसेल्फ, योर हार्ड वर्किंग। ओके? तो इस तरीके से आपको ये सारा काम इसमें करना है। तो ये हमने आज के बेहतरीन फ़ॉर्मूले जो हम यहाँ से कर सकते हैं, वो आज हमने इस पूरे वीडियो में देख लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। आगे भी मैं कुछ और बहुत ही बेहतरीन फ़ॉर्मूले इस तरह के लेकर आऊँगा, जो कि मोस्ट डिमांडेड हमारे होते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किस तरीके से कंटेंट्स आपको समझ में आए, क्या वाक़ई आपके लिए हेल्पफुल रहे। फिर मैं एक नई वीडियो में जो मेरा एक्सपीरियंस है बेस्ट, फिर मैं एक नए कंटेंट्स के साथ आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।